हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का स्टडी भी अच्छी तरीके से चल रहा होगा। तो हम लोग बात कर रहे थे बीएससी नर्सिंग के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की, है ना। बीएससी नर्सिंग, अच्छा एक मिनट रुक जाइए आप लोग। बात कर रहे थे हम लोग बीएससी नर्सिंग। अरे यार क्या हो गया। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे बीएससी नर्सिंग की प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की ना। बीएससी नर्सिंग की प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देख रहे थे, और इसमें जो देख रहे थे हम लोग 2015 का बायोलॉजी क्वेश्चन पेपर देख रहे थे, है ना। जिसमें कि हम लोग जो है 3 क्लास किए हैं। पहले क्लास में जो है एक क्वेश्चन 1 से लेकर के 25 क्वेश्चन तक करवाए गए हैं। दूसरे में 25 से लेकर के जो है 50 क्वेश्चन करवाए गए हैं, और तीसरे में जो है 50 से लेकर के जो है 75 नंबर क्वेश्चन करवाए गए हैं। और ये जो है क्लास 2015 का लास्ट क्लास है ना, बायोलॉजी क्वेश्चन पेपर का। तो इसमें जो है हम लोग करवाएंगे 75 से लेकर के, है ना, 100 क्वेश्चन तक करवाएंगे, ठीक है। और पूरा डिटेल्स के साथ करवाएंगे। तो सभी स्टूडेंट्स जो है हमारे चैनल को सब व्हाट्सएप से शेयर कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए फटाफट। और जो है सेशन को शेयर कर दीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद जो हम क्लास को स्टार्ट करेंगे, बहुत ही अच्छा क्लास होने वाला है। पूरा डिटेल्स के साथ हम लोग पढ़ेंगे। जितने भी पैरामेडिकल और बीएससी नर्सिंग का स्टूडेंट्स हैं, एक बार जो है सेशन को शेयर कर दीजिए। देखिए, बीएससी नर्सिंग के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है ना, पैरामेडिकल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए सभी स्टूडेंट्स है पैरामेडिकल पे भी है ना, देख लीजिएगा। बहुत ही अच्छा क्लास है, ठीक है। बहुत ही अच्छा शानदार क्लास होने वाला है। तो सभी स्टूडेंट्स है ना, सेशन को शेयर कर दीजिए। चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग जो है सेशन को शेयर करते हैं। 25 क्वेश्चन को देखना है और पूरा डिटेल से देखना है, तो लेट हो जाएंगे, इसलिए पूरा क्लास को करना है। आप लोग जो है ना क्लास को पूरा करिएगा, है ना, नहीं छोड़िएगा, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये सब, ठीक है। चलिए सेशन को शेयर कर दीजिए आप लोग जो है ना। उसके बाद सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप लोग जो है ना, ये हिंदी मीडियम है। अगर इंग्लिश मीडियम में भी करना चाहते हैं तो इंग्लिश मीडियम कमेंट्स करके बताइएगा, तो हम इंग्लिश मीडियम में भी करा देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है 2015 का जो है पैरामेडिकल का भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करवा देंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, उसमें जीके भी दे देंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए आप लोग, है ना। क्या पूछा जा रहा है आप लोगों से। पूछा जा रहा है इन समूहों में, है ना, जातियों की अधिकतम संख्या है। यानी कि यहाँ जो जितने भी जीव के समूह दिए हैं, इनमें से है ना किसमें जो है ना ज़्यादा होते हैं, मतलब किसमें जो है ज़्यादा जो है संख्या पाई जाती है। ऑप्शन है आपका शैवाल का, है ना। ऑप्शन बी में है कवक का। ऑप्शन सी में है मछली का, है ना। ऑप्शन डी में सरीसृप। आप लोगों को पता होगा कि है ना किसमें जो है सबसे ज़्यादा जो है समूह संख्या पाई जाती है। तो सभी स्टूडेंट राइट आंसर कीजिएगा इस क्वेश्चन का ना। तो ध्यान में रखिएगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो इसका करेक्ट आंसर होगा कवक, है ना। कवक में जो है सबसे ज़्यादा जो है ना संख्या पाई जाती है, ठीक है। हाँ, तो याद रखिएगा। उसके बाद एक और याद रखिएगा, है ना,
सबसे ज़्यादा जो है न्यूट्रिशन वैल्यू होती है कवक के ही होती है, ये भी क्वेश्चन रखिएगा न, सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू जो होता है किसका होता है, कवक का ही होता है ना। सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू किसकी होती है, तो कवक का ही होती है। ये अच्छा क्वेश्चन है ना, आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। चलिए 76 नंबर प्रश्न का आप लोग जो है राइट आंसर दीजिए। अब 76 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। क्या पूछा जा रहा है, यह एक उद्दीपक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। यह एक उद्दीपक है। देखिए उद्दीपक क्या होता है आप लोगों को पता होगा, है ना। उद्दीपक क्या होता है ये आप लोगों को पता होगा। तो उद्दीपक का सही मायने है ना, महसूस से, है ना, महसूस, जिसको हम लोग फीलिंग बोलते हैं। तो यह एक है ना उद्दीपक है, यानी कि इनमें से किस में जो है उद्दीपन होती है ना। तो याद रखिएगा इसमें जो राइट आंसर होगा ना, ऑप्शन ए का जो है करेक्ट आंसर होगा नोवेकेन, है ना। नोवेकेन में ना उद्दीपक है, ठीक है। इसमें पुनर्विभजन होता है, ठीक है। याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नोवेकन इसका जो है राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब जो है आप लोग जो है 77 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट्स को राइट आंसर देना है और हल्का क्वेश्चन भी है, इजी है। तो सभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए इसका। क्या पूछा जा रहा है, खेत का जल, है ना, प्लावन इसका नियंत्रण करता है। खेत का जल प्लावन जो होता है, खेत में जो बाढ़ आ जाता है, इस जल प्लावन जो होता है इसका नियंत्रण करता है, यानी कि किसका नियंत्रण हो जाता है इससे। तो ऑप्शन ए में है कवक, ऑप्शन बी में है बैक्टीरिया, ऑप्शन सी में है वायरस, ऑप्शन डी में है सूत्रकृमि। क्या होगा राइट आंसर, खेत का जो है प्लावन इसका नियंत्रण करता है, किसका नियंत्रण करता है, तो आप लोगों को पता होगा, है ना। इसका जो नियंत्रण करता है सूत्रकृमि का नियंत्रण करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सूत्रकृमि जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। ध्यान दीजिएगा ना, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी में जो है सूत्रकृमि, ये इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 78 नंबर प्रश्न का आप देख लेते हैं हम लोग, जो है ना। 78 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट्स। देखिए पूछा क्या जा रहा है 78 नंबर प्रश्न में, पूछा जा रहा है दृढ़ीकरण के दौरान, है ना, पादकों को इस अवस्था रखा जाता है। देखिए दृढ़ीकरण के दौरान पादकों को, है ना, किस अवस्था में रखा जाता है, ये जो है क्वेश्चन पूछा गया है। दृढ़ीकरण के दौरान जो है पादकों को किस अवस्था में रखा जाता है, तो याद रखिएगा, है ना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, है ना, कम प्रकाश और अधिक नमी में रखा जाता है ना। कम प्रकाश और अधिक नमी, देखिए जहाँ पे प्रकाश कम होंगे वहाँ तो नमी ज़्यादा होंगे ही, है ना, ध्यान दीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एम जो है ना, ये जो इसका है करेक्ट आंसर होगा, अधिक प्रकाश और कम प्रकाश और अधिक नमी। लाइट कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए, बहुत ही कम मात्रा में, लेकिन जो ना वहाँ जो नमी की मात्रा होना चाहिए अधिक होना चाहिए, वहाँ पे ये जो दृढ़ीकरण का है ना पादकों की अवस्था में रखा जाता है, ठीक है।
याद रखिएगा। तो आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलिए 79 नंबर प्रश्न का आप लोग जो है राइट आंसर दीजिए। क्या पूछा जा रहा है? फल का गलना इसके कारण अधिक हो जाता है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या पूछा जा रहा है? फल का गलना जो है इसके कारण अधिक हो जाता है, यानी फल किसके कारण जो है गलने लगता है? कौन सा एंजाइम ऐसा है जिसके कारण जो है प्रोटीन अधिक क्या हो जाता है? फल गलने लगता है। देखिए ऑप्शन है आपका क्राइप्रोटीन, है ना, हेरोडिन, उसके बाद है पॉलीलेक्ट यूरेनस, और उसके बाद है एमाइलेज, है ना। ऑप्शन डी में है एमाइलेज। सभी स्टूडेंट राइट आंसर दें। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट्स ना, इसका जो राइट आंसर होगा पॉलीग्लैक्टेज है ना, ऑप्शन नंबर डी में जो है पॉलीग्लैक्टेयूरेनस है ना, इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, पॉलीग्लैक्टेयूरेनस जो है इसका जो है राइट आंसर होगा। इसके कारण क्या होता है? फल जो है अधिक, इसका अधिक अगर मात्रा में फल में हो जाए तो है ना, उसके कारण क्या हो जाता है? फल जो है गलने लगता है। ठीक है, उसके बाद और ध्यान दीजिएगा, एक पेज लेकर के आपको समझा रहे हैं। ठीक है, देखिए फलों के फल भित्ति में जो है मिडलेमिला होता है। आप लोगों को पता होगा मध्य परत होती है फलों की भित्ति में, फल भित्ति में ना मध्य लेमिला होता है। ठीक है, मध्य लेमिला होता है। ठीक, अब देखिए मध्य लेमिला के कारण है ना, इसी मध्य लेमिला में है ना क्या सब प्रेजेंट होता है? Ca है ना, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, और साथ में जो है पेक्टिन, पेक्टेट है ना, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन और पेक्टेट जो है उपस्थित होते हैं। ठीक है, और इसके कारण भी है ना फलों में है ना, फलों के जो है घुलने का काम करता है ना? अगर ये अधिकता में बढ़ हो जाए तो ये इसके कारण भी फल क्या हो जाते हैं? पक जाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। उसके बाद जो है ना ग्लाइको जो दिए हैं आपको है ना, पॉलीग्लैक्टोयूरेनस, उसके अतिरिक्त याद रखिएगा पॉलीग्लैक्टो, जो आपके ऑप्शन में दिया है पॉलीग्लैक्टो, पॉलीग्लैक्टो ना, सॉरी पॉलीग्लैक्टो है ना यूरेनस उसका नाम है ना। इसके कारण भी क्या हो जाता है? इसके अधिकता के कारण है ना फल जो गलने लगता है, यानी कि ज़्यादा पक जाता है तो गलने लगता है। ठीक है, चलिए अब जो है अगले प्रश्न का राइट आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट्स ना। 79 प्रश्न का देख लिए तो 80 का दीजिए आप लोग इसमें। 80 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन विजुअल है तो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट को राइट आंसर देना है। क्या पूछा जा रहा है? मनुष्यों में प्रतिरक्षा हीमोग्लोबिन कितने वर्ग हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सभी स्टूडेंट को राइट आंसर देना है। क्या पूछा जा रहा है? मनुष्यों में प्रतिरक्षा हीमोग्लोबिन कितने वर्ग हैं? ह्यूमन में जो है प्रतिरक्षा हीमोग्लोबिन कितने वर्ग हैं? तो याद रखिएगा एक थोड़ा सा बात ना, जो लिखा रहे हैं इसको शॉर्ट में जो है ना IG बोला जाता है।
शॉर्ट में क्या बोला जाता है, आईजी बोला जाता है, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है इम्यूनो ग्लोबुलिन, ठीक है, इम्यूनो लिख दे रहे हैं यहाँ पे, इम्यूनोग्लोबिन बोला जाता है, ठीक है। ना इम्यूनोग्लोबिन बोला जाता है, ठीक है। और ये जो होता है शरीर में, हमारे शरीर में, है ना, पांच टाइप का होता है। ये जो होता है हमारे शरीर में 5 टाइप का होता है। आईजीजी, नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, है ना, आईजीए, उसके बाद जो होता है आईजीएम, उसके बाद जो होता है आईजीडी, उसके बाद होता है लास्ट हमारा आईजीई। ठीक है, देखिए ये 5 प्रकार के हमारे पास जो है इम्यूनोग्लोबिन होते हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं ना, इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, आईजी बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं। और उसके बाद जो है ये क्या होता है, हमारे शरीर में 5 प्रकार के होते हैं, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी, है ना, और उसके बाद आईजीई, है ना। ये बात याद रखिएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसके अनुसार जो है ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत अच्छा चीज़ बताया है आप लोगों को, नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। ये जो है आप लोग जो है नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा चीज़ बताए गए हैं आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए 81 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। कहता है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है। तो देखिए क्या है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज मतलब कहने का मतलब रिवर्स जो होता है ना, रिवर्स जो होता है जो यानी कि दोबारा होने की मतलब जो पीछे मुड़ करके जो होने की क्रिया को क्या कहते हैं, रिवर्स कहते हैं, ठीक है। तो देखिए आरएनए पर निर्भर आरएनए पॉलीमरेज, सबसे पहले तो ऑप्शन को देख लेते हैं, उसके बाद जो है ना इस क्वेश्चन को हम लोग है ना डिटेल्स से देखेंगे, ठीक है। क्या पूछा जा रहा है, आरएनए पर निर्भर आरएनए पॉलीमरेज, है ना, उसके बाद है डीएनए पर निर्भर आरएनए पॉलीमरेज, उसके बाद है डीएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज, उसके बाद है आरएनए पर निर्भर, है ना, डीएनए पॉलीमरेज। देखिए सबसे पहले समझ लीजिए ये क्वेश्चन जो लिया गया है ना, वंशानुगणित के आणविक आधार पर लिया गया है ना, जीवों के है ना वंशानुगणित के अनुवांशिक आधार पर एक जो है 12th क्लास में जो है एक चैप्टर है उससे लिया गया क्वेश्चन है, ठीक है। आणविक आधार, हाँ, वंशानुगणित के आणविक आधार है, तो उससे क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए थोड़ा सा इसको डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद जो है ना क्या होगा इसका राइट आंसर को हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, है ना। देखिए ये हुआ है आप हम लोगों का डीएनए, जिसको हम लोग बोलते हैं डीएनए मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल। डीएनए को क्या बोला जाता है, जेनेटिक मटेरियल बोला जाता है, आप लोगों को पता होगा, है ना। उसके बाद ये रहा आपका आरएनए, उसके बाद होता है आपका प्रोटीन,
ठीक है। देखिए डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, है ना। डीएनए से अगर आरएनए बनता है तो इस क्रिया को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है ना, ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। हाँ, हिंदी में भी वही लिखा जाता है, ट्रांसक्रिप्शन ही लिखा जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, है ना। देखिए डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिएगा, डीएनए से खुद एक बार जो है डीएनए बनता है ना। डीएनए से खुद जो है डीएनए बनता है ना, जिसको बोला जाता है रिप्लिकेशन या डुप्लीकेशन भी बोला जाता है कई बार, है ना। डीएनए से खुद डीएनए बनता है, तो इस प्रक्रिया को बोला जाता है रीएप्लिकेशन। डीएनए रीएप्लिकेशन, है ना, एक टॉपिक पढ़े होंगे आप लोग इंटर के जो है बायोलॉजी में, समझ गए ना। इसको क्या बोला जाता है, रीएप्लिकेशन बोला जाता है। अच्छा से ये क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, रीएप्लिकेशन। ठीक है, इस प्रक्रिया डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, रीएप्लिकेशन कहलाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया कहते हैं डीएनए ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। उसके बाद जो है ना, इसमें जो एक एंजाइम की खपत होती है, यानी कि इसमें जो है ना एक प्रकार की एंजाइम की ज़रूरत होती है। उस एंजाइम का नाम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसमें किस प्रकार की एंजाइम की ज़रूरत होती है हमको, है ना। डीएनए, है ना, डिपेंडेंट, डिपेंडेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, निर्भर, डीएनए निर्भर, है ना, डीएनए निर्भर, है ना, आरएनए, आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, डीएनए डिपेंड यानी आरएनए निर्भर, सॉरी डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज का जो है, इसमें जो है एंजाइम का ज़रूरत होता है। ठीक है, ठीक, इसको नो मत समझिएगा आप लोग, जो है ना, ये ज है, इसको ज बोल, है ना, ये पॉलीमरेज लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिएगा, है ना, एक बार क्या होता है इस प्रक्रिया में, डीएनए से खुद जो है ना, देखिए डीएनए से आरएनए कर बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है ना, ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। एक बार जो है यही क्रिया जो है रिवर्स होती है, आरएनए से फिर डीएनए बनती है। आरएनए से क्या बनती है, खुद एक बार जो है डीएनए बनती है। ठीक है, अब देखिए इस क्रिया में को बोला जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ना। ध्यान दीजिएगा, इस क्रिया को क्या बोला जाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है। है ना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन।
इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है, ठीक है। और इसमें जो एंजाइम की ज़रूरत होती है ना, वो ध्यान दीजिए आप लोग। इसमें जो एंजाइम की ज़रूरत होती है ना, वो होता है आरएनए निर्भर, है ना, आरएनए निर्भर है ना, डीएनए पॉलीमरेज। पॉलीमरेज को ऊपर में लिख देते हैं। ठीक है, ये आप लोग को समझ में आए हैं कि नहीं आए हैं, है ना, बता दीजिएगा आप लोग, है ना। ये समझ में आए हैं या नहीं आए हैं, ये जो है ना आप लोग बता दीजिएगा हमको एक बार। आई होप आप लोग को जो है ना ये बात समझ में आ गए होंगे, है ना। एक बार जो है रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। उसके बाद देखिए, सबसे पहले डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनता है। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया डीएनए ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। डीएनए खुद अगर अपने आप को रेप्लिकेट करता है तो डीएनए रीएप्लिकेशन कहलाती है। अगर उसके बाद डीएनए से आरएनए बन गया, फिर आरएनए से अगर डीएनए बनेगा तो इसको बोला जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में जो एंजाइम का ज़रूरत होता है आरएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। आरएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज। अगर ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो इसमें जो एंजाइम की ज़रूरत होता है डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। तो ये दोनों बात याद रखिएगा आप लोग, है। यहीं से क्वेश्चन पूछा गया है। और देखिए, चलिए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, उसके बाद जो है ना हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है। देखिए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज में जो है किस प्रकार की क्रिया हुआ था? तो यहाँ पे देखिए, आरएनए निर्भर, है ना, आरएनए निर्भर, है ना, डीएनए पॉलीमरेज का जो है उपयोग हुआ था। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? आरएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गए होंगे सारा बात, ठीक है। अगर यही बात पूछते, है ना, ट्रांसक्रिप्टेज के लिए क्वेश्चन पूछा, सॉरी, यहाँ पे पूछा जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ना दे करके, है ना, सिर्फ क्रिप्टेज ट्रांसक्रिप्टेज के लिए पूछता, तो उसका राइट आंसर क्या होता? तो यहाँ पे एक बार ध्यान दीजिएगा। अगर ट्रांसक्रिप्टेज के लिए सिर्फ पूछता तो उसका राइट आंसर होगा डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज, है ना, डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज जो है, तब तो उसका जो है ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ना। लेकिन यहाँ नहीं पूछा जा रहा है ना। यहाँ पूछा क्या जा रहा है ना, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के बारे में पूछा जा रहा है। इसलिए जो है ना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो इसका करेक्ट आंसर होगा, आरएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाएं। आई होप आप लोग को समझ में आ गए होंगे। फ्रेंड्स, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर करते रहिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये तो हम देख सकते हैं, है ना। चलिए 82 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट्स। क्या पूछा जा रहा है? वैदिक काल में जीवों के कितने वर्गों में वर्गीकरण किया गया ना? वैदिक काल में जीवों को कितने, है ना, वर्गीकरण किया गया? तो देखिए ध्यान दीजिएगा, वैदिक काल में यानी पुराने समय में जो है जीवों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया था।
है ना। जीवों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया था? 3 भागों में वर्गीकृत किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए 83 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पूछा क्या जा रहा है? एंथ्रेक्स इसके द्वारा होता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एंथ्रेक्स इसके द्वारा होता है। देखिए ऑप्शन में है आपका विषाणु, जीवाणु, कवक, है ना, रासायनिक यौगिक। क्या होगा राइट आंसर? एंथ्रेक्स इसके द्वारा होता है, यानी किसके द्वारा होता है? तो ध्यान दीजिएगा, यह जो होता है जीवाणु से के कारण होने वाला रोग है ना। एंथ्रेक्स जो है किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होने वाला रोग है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इस जीवाणु का नाम जो है ना, एंथ्रेक्स जीवाणु से जो होता है बेसिलस एंथ्रेक्स, है ना, उसका नाम है बेसिलस एंथ्रेक्स, एंथ्रेसिस। ठीक है, बेसिलस एंथ्रेसिस नामक एक जीवाणु होता है जिसके कारण, है ना, एंथ्रेक्स नामक बीमारी होती है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 84 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सभी स्टूडेंट। राइट आंसर 84 नंबर का क्या पूछा जा रहा है? किसने, बहुत ही हल्की क्वेश्चन है ये, नमक क्लास में पढ़े होंगे, उसके बाद इंटर के बायोलॉजी 11th क्लास में भी पढ़े होंगे आप लोग, है ना। किसने नाम पद्धति दी जिसके आधार पर मानवों को जो है होमोसेपियंस कहा जाता है? किसने क्या दिया? द्विनाम पद्धति दिया, और जिसके आधार पर मानवों को क्या बोला जाता है? होमोसेपियंस कहा जाता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है ना, इसका करेक्ट आंसर होगा। द्विनाम पद्धति का संचालन किया था, है ना, और जो है ये जो है संपूर्ण जीवों को 2 भागों में बांटा था, है ना। अगर पूछेंगे कि कैरोलस, इसका पूरा नाम है कैरोलस लिनियस, ठीक है। अगर इसके अनुसार से पूछेंगे कैरोलस लिनियस के अनुसार जो है जीवों कितने भागों में वर्गीकृत किया गया, तो याद रखिएगा, है ना, सबसे पहले इसी ने जो है साइंटिफिक तौर पर जो है जीवों को वर्गीकरण किया था, ठीक है। तो ये किया था 2 भागों में, है ना, पादप जगत, है ना, पादप जगत और जंतु जगत, ठीक है। इस इन्होंने, और ये द्विनाम पद्धति दिया था, है ना। तो उसी के अनुसार से द्विनाम पद्धति क्या होता है? प्रत्येक जीवों का जो है 2 नाम है, एक वैज्ञानिक नाम है, एक साधारण नाम है। तो आप लोग जो है देखिए 2 देते हैं आप लोग को होमवर्क में जो है ना, करके आइएगा आप लोग। एक यहाँ तो देखिए यहाँ मानवों का है ना, ये जो है नाम दिया है, वैज्ञानिक नाम दिया, तो हम दे रहे हैं आपको ना एक जो है घरेलू मक्खी का, है ना, घरेलू मक्खी का जो है ना, तो वैज्ञानिक नाम ढूंढ के आइएगा आप लोग, है ना। उसके बाद जो है मटर का, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। और मटर का जो पौधा होता है उसका जो है ना आप लोग जो है ढूंढ के आइएगा वैज्ञानिक नाम। चलिए आगे बढ़ जाएं। उसके बाद इस प्रश्न का राइट आंसर दीजिए आप लोग। 85 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए, क्या पूछा जा रहा है? एमनियोसेंटेसिस, इसका परीक्षण किया जाता है। एमनियोसेंटेसिस में, है ना, इसका परीक्षण किया जाता है, यानी किसका परीक्षण किया जाता है? हाँ देखिए ऑप्शन में ए में है एमिनो अम्ल का, ऑप्शन बी में है झिल्ली का, है ना, ऑप्शन सी में त्वचा कोशिकाएं, ऑप्शन डी में सेक्स अंग। क्या होगा राइट आंसर? एमिनोसेंटेसिस में इसका जो है परीक्षण किया जाता है। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट आंसर होगा ना, त्वचा कोशिकाएं जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है।
इम्यूनोसेंटेसिस में किसका परीक्षण किया जाता है? त्वचा कोशिकाओं का जो है परीक्षण किया जाता है। ठीक, आए समझ में? चलिए आगे बढ़ जाए। चलिए 85 है, ये 86 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट्स। अरे ये तो भाग गया थोड़ा सा उधर से, कोई बात नहीं, हम पढ़ देते हैं। क्या पूछा जा रहा है? सब जीवों का जो है ना 98% भाग केवल निम्न त्वचा का ना संख्या से बना होता है। अच्छा क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट राइट आंसर दे ना। यहाँ त्वचा नहीं तत्वों लिखा है, ठीक है, यहाँ लिखा है तत्वों। देखिए क्या पूछा जा रहा है? सब जीवों का 98% जो है ना केवल निम्न तत्वों का संख्या से बना है, यानी कि उनकी संख्या कितनी है जिससे हमारा जो है शरीर बनाया गया है ना। तो याद रखिएगा है ना, उसमें हमारा जो है कौन सा जो है वो देख लेता है, उसके बाद जो है ना हमारा क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, उनमें कौन कौन से तत्व आते हैं है ना उच्च स्तरीय पर, है ना। तो देखिए कार्बन आ जाता है हमारा, ठीक, उसके बाद जो है आ जाता है हमारा हाइड्रोजन, उसके बाद हो जाता है हमारा ऑक्सीजन, है ना। उसके बाद जो होता है नाइट्रोजन, ठीक है। उसके बाद होता है सल्फर, उसके बाद होता है आपका फास्फोरस। ये जो है 6 हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 है ना। ये 6 तत्व ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर में निम्न मात्रा में होते हैं, ठीक है। वही पूछा जा रहा है, सब जीवों का 98% केवल है ना निम्न तत्वों से का संख्या से बना होता है ना। तो देखिए 98% भाग इसी है ना तत्वों से हमारा शरीर का जो है ना बना होता है, ठीक है। तो इसका देखिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना। 6 तत्वों से बना होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोग 87 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। क्या पूछा जा रहा है कि प्रोस्टेग्लैंड्स इसके रूपांतरित रूप हैं। प्रोस्टेग्लैंड्स जो होते हैं तो किसके रूपांतरित रूप हैं? एमिनो अम्ल के या न्यूक्लियोटाइड के ना, वसा अम्ल का, है ना, या जो है डाइसेकेराइड का। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है किसका रूपांतरित रूप है? प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ होता है? आप लोग जो है ये भी कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर पूछ लिया जाए तो बता देना पड़ेगा। तो इसका खोज के आइएगा, है ना, प्रोस्टेट ग्लैंड्स है ना कहाँ पे होते हैं, तो ये क्या सिक्रेशन करते हैं। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वसा अम्ल का है ना रूपांतरित रूप है। प्रोस्टेट ग्लैंड्स किसका रूपांतरित रूप है? वसा अम्ल का जो है रूपांतरित रूप है, ठीक है, ठीक। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 88 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट्स, है ना। क्या पूछा जा रहा है? रात्रि पुष्प अधिकतम होते हैं। रात्रि पुष्प अधिकतम होते हैं सफ़ेद, हरा, जो लाल, नीला, कैसा होता है आप लोगों को पता होगा, है ना। रात रानी के फूल देखे आप लोग? रात रानी, रात रानी का फूल कैसा दिखता है आप लोगों को पता है? ये जो दिखता है रात रानी का फूल जो दिखता है वह जो है सफ़ेद रंग का दिखता है, ठीक है।
तो देखिए रात्रि के अधिकतम फूल जो होते हैं, रात्रि में जितने भी फूल अधिकतम खिलते हैं, है ना, उसका जो कलर कैसा होता है, तो वह सफ़ेद रंग का हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 88 नंबर या 89 नंबर का प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। 89 प्रश्न का क्या पूछा जाए, मिलर के प्रयोग में निम्न प्रारंभिक रसायनों का जो है नहीं था, है ना, मिलर के प्रयोगों में निम्न प्रारंभिक रसायनों का अंश नहीं था। यानी कि मिलर नामक एक वैज्ञानिक था जिसने, है ना, क्या क्या था, प्रयोग किया था। तो सबसे पहले देख रहा है कि यहाँ पूछा जा रहा है कौन नहीं था, सबसे पहले ये देखना था कौन कौन था। ठीक है, वहाँ पे देखना था कौन कौन था। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिखा रहे हैं, पूरा डिटेल्स के साथ लिखा देते हैं। तो है ना, इसमें था कौन सा, सबसे पहले जो है मीथेन, है ना, मीथेन था। उसके बाद है ना हाइड्रोजन था। ठीक है, उसके बाद जो था आपका अमोनिया था। क्या था, अमोनिया था। ठीक है, और जो ये था 2:1:2 में था। ठीक है, ये जो था 2:1:2 में था। ठीक है, तो देखिए इनमें से कौन कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, ये अमोनिया भी मिल रहा है, H2 भी मिल रहा है, यानी हाइड्रोजन भी मिल रहा है, और मीथेन भी मिल रहा है। ठीक है, लेकिन ये नहीं मिल रहा है, यानी कि बाबू जो है इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा। ये पूछा जा रहा है निम्न रासायनिकों का अंश नहीं था, नहीं कौन सा रासायनिक नहीं था मिलर द्वारा जो प्रयोग किया गया था। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, H2S नहीं था। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड जो ये नहीं था, H2S नहीं था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 90 नंबर प्रश्न का राइट आंसर देना है सभी स्टूडेंट्स को। क्या पूछा जा रहा है, जीवों के विकास में, है ना, जीवों के विकास में उत्प्रेरक अणु कौन सा था ना, जीवों के विकास में सर्वप्रथम जो है ना उत्प्रेरक अणु कौन सा था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी जो है इंटर के क्वेश्चन से लिए गए हैं, इंटर बायोलॉजी के, यानी कि 12th क्लास का जो बायोलॉजी होता है उससे लिया गया है। सभी स्टूडेंट राइट आंसर देना है ना। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा RRNA जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर होगा, RRNA। ध्यान दीजिएगा, पहले जो है ना RNA को ही जो है ना जेनेटिक मटेरियल बोला जाता है, यानी आनुवांशिक पदार्थ बोला जाता था। ठीक है, RNA को ही बोला जाता है, RNA से ही विकसित होकर के DNA बना है। ठीक है, तो इसका स्पष्ट जानकारी जो है ना अल्फ्रेड हर्शे और है ना मार्था ने दिया था। अल्फ्रेड यहाँ लिख दे रहे हैं, ना, अल्फ्रेड हर्शे और एक साथ में वैज्ञानिक था मार्था ठीक है, तो इन दोनों ने मिल करके जो है ना से स्पष्ट जानकारी दिया था कि जो है ना DNA जो है क्या है आपका जो है जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, इन्होंने ही सिद्ध किया था। इससे पहले जो था प्रोटीन को माना जाता था। ठीक है, लेकिन असल में शुरू में जो था RNA था। ठीक है, कई विषाणु में अभी भी जो है ना RNA जो है, कई विषाणुओं में जो है RNA जो है ना जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। वह कौन कौन सा है लिख लीजिए,
ना, ये कहाँ से यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना, किस में जो है विषाणु जो किस विषाणु में जो है आरएनए जो है जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, तो वो होता है टोबैको मोजेन वायरस, ठीक है, टोबैको मोजेक वायरस। ठीक, उसके बाद होता आपका 2 ठो उदाहरण दे देते हैं, है ना, ट्यूबिटा बैक्टीरियोफासेज, ठीक है, बैक्टीरियोफाजेज जो है होता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए अगले नंबर प्रश्न का राइट आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट्स। 91 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। क्या पूछा जा रहा है? यह समवर्ती अंगों का उदाहरण है, यह समवर्ती अंगों का उदाहरण है। क्या होगा? समवर्ती अंग किसको कहते हैं? सबसे पहले इसको जानिए आप लोग, है ना। समवर्ती अंग किसको कहेंगे? देखिए ये ध्यान दीजिएगा, समवर्ती अंग उसको कहते हैं जिसके शारीरिक संरचना जो है अलग पर जो है कार्य समान हो, ना। शारीरिक संगठन जो होता है ना, वो थोड़ा डिफरेंट होता है, यानी भिन्न होता है, ठीक है। शारीरिक संगठन क्या होना चाहिए? अच्छा इधर लिखा देते हैं, शारीरिक संगठन जो होना चाहिए ना, क्या होना चाहिए? भिन्न होना चाहिए, है ना। लेकिन उसका काम जो होना चाहिए सेम होना चाहिए। कार्य कैसा होना चाहिए? कार्य समान होना चाहिए, ठीक है। कार्य समान, शारीरिक संगठन भिन्न और कार्य कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए, तब इसको क्या बोलते हैं? समवर्ती अंग बोलते हैं, ठीक है। एक होता है सजातीय अंग। क्या होता है? सजातीय अंग, ध्यान दीजिएगा। सजातीय अंग में क्या होता है? इसमें शारीरिक संगठना जो है न समान होती है। शारीरिक संगठना कैसी होती है? समान, लेकिन उसका काम जो होता है अलग होता है। काम कैसा होता है? भिन्न होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे समवर्ती के लिए पूछ रहा है, तो समवर्ती अंगों का उदाहरण देना है आप लोगों को। शारीरिक है ना, शारीरिक भिन्न होना चाहिए, शारीरिक संगठन कैसा होना चाहिए? भिन्न होना चाहिए, लेकिन कार्य उसका समान होना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन ए में हम मछली और मानव मस्तिष्क, है ना, ये जो है ना सजातीय में आ जाता है। ये जो आ जाता है आपका सजातीय में आ जाता है। उसके बाद पादप, कांटे और प्रातन, ठीक है, पादप के कांटे और प्रातन जो है ये भी जो है आपका सजातीय में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद मेढक और घोड़ों के अग्रपाद, ठीक है, सेम काम, है ना, सेम अंग है, लेकिन कार्य क्या है उसका भिन्न भिन्न है। तो ये भी जो है इसका सजातीय में आ जाता है। ऑप्शन नंबर सी में जो है आपका पक्षियों और तितलियों के पंख, पक्षियों और तितलियों के पंख जो है इसका जो है समवर्ती में आ जाता है, ठीक है। अच्छा हमको बताने में थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, तो सभी स्टूडेंट्स क्षमा चाहते हैं ना, बताने में थोड़ा रॉन्ग हो गया। हम उल्टा पुल्टा बता दिए, है ना। तो समवर्ती में क्या होता है देखिए, फिर से देख लेते, कोई दिक्कत नहीं है। ओह,
समवर्ती में होता है, क्या होता है ना, समवर्ती में जिसके शरीर संरचना अलग होती है पर कार्य समान होती है। ऐसे ठीक है था, वो भी ठीक है था। देखिए ऑप्शन नंबर सी जिसका करेक्ट आंसर होगा, वही बात ठीक है था, वही बात तो बताए थे। जिसके शारीरिक संरचना क्या होती है ना, अलग होती है पर कार्य समान होती है ना। इसमें क्या होना चाहिए वृत्ति में, शारीरिक संगठन भिन्न ना, शारीरिक संगठन कैसा होना चाहिए, भिन्न होना चाहिए ना, लेकिन कार्य क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, दोनों का काम समान होना चाहिए। देखिए पक्षियों के शारीरिक संगठन क्या होते हैं, अलग होते हैं, ठीक है, इसके शारीरिक संगठन और इसके संगठन अलग होते हैं, लेकिन कार्य क्या होता है, दोनों का काम कर उड़ने का काम होता है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 92 नंबर प्रश्न को देखिए और राइट आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट। यह मानवों में अवशेषी अंगों का उदाहरण नहीं है। अच्छा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि इनमें जो है कौन सा मानवों के ना अवशेषी अंग नहीं है। हमारे शरीर में कुछ ऐसे अंग हैं जो अवशेषी के रूप में माना जाता है, अवशेष के रूप में माना जाता है। तो वही पूछा रहा है कौन सा शामिल नहीं है। बाह्य कर्ण है ना, बाह्य कर्ण तो आप लोगों को पता है, जिस अंग को पकड़ के आप लोग है ना उठक बैठक लगाते होंगे। उसके बाद जो है बी में है हर्षित पुच्छ अस्थियाँ, अक्ल की दाढ़ ना। देखिए ध्यान दीजिएगा है ना, ये तीनों जो है आपका है ना, ये तीनों जो है आपका क्या है ना, अवशेषीय अंग के रूप में माना जाता है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में है ना आंत्र, आंत्र जो है अभी भी काम कर रहा है ना। ये दो प्रकार की होती है, ठीक है, आंत्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा आंत्र जो है आपका एक्टिव ऑर्गन्स है ना, ये कार्य कर रहा है। बाकी बात जो है ना, उन तीनों को क्या माना जाता है, अवशेषी अंग माना जाता है। ठीक है, 92 और उसके बाद जो है 93 नंबर प्रश्न का आप लोग राइट आंसर दीजिए। क्या पूछा जा रहा है 93 नंबर प्रश्न में, सभी राइट आंसर दें। क्या पूछा जा रहा है, यह विश्वास किया जाता है कि ना, यह विश्वास किया जाता है कि नूतन जीवी काल में विकसित हुआ है ना। यह विश्वास किया जाता है कि यह जो है नूतन जीवी काल में विकसित हुआ। देखिए इस तरीके की क्वेश्चन जो है ना पैरामेडिकल के 2018 में क्वेश्चन में पूछा गया था ना, ये सेम क्वेश्चन था 2018 में, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, 2018 में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है पैरामेडिकल में, इसलिए पैरामेडिकल वाला भी है ना, ये सेशन को ज़रूर कीजिएगा, शुरू से ही बोल रहे हैं है ना। देखिए यह विश्वास किया जाता है कि नूतन जीवी काल में विकसित हुआ। कौन विकसित हुआ, देखिए आपके पास ऑप्शन में है ब्रायोफाइटा, पनंग या शंकुधारी या साइकेड। क्या होगा इसका राइट आंसर, सभी राइट आंसर दें, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट्स, इसका जो राइट आंसर क्या होगा ना, ब्रायोफाइटा जो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये सब विश्वास किया जाता है कि नूतन जीवी काल में जो है ना ब्रायोफाइटा का जो है ना विकास हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 94 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। क्या पूछा जा रहा है, वर्गीकी की श्रेणियों के श्रेणीबद्ध संगठन सबसे ऊपर है। अगर हम जो है इसका ऑर्डर देखें तो किस प्रकार से होता है ना, यहाँ पे हम ऑर्डर बना रहे हैं है ना, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले होता है आपका जगत, ठीक है, जगत, उसके बाद होता है संघ, ठीक है, उसके बाद होता है वर्ग, उसके बाद जो होता है आपका गण, गण के बाद होता है आपका वंश, उसके बाद था जाति। यही है आपके पास, ठीक है, जगत, वंश, वर्ग, जाति। कौन कौन से हैं, जगत, संघ, वर्ग,
गण, वंश और जाति। देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा आप लोग, है ना, केरोलस लिनियस के समय ये 4 ही थे, संघ, वंश, वर्ग, जाति। ठीक है, केरोलस लिनियस के टाइम में जो है 4 ही आधार थे जीवों के वर्गीकरण करने के, है ना, संघ, वंश, वर्ग, जाति। ये सिर्फ 4 ही आधार थे किसके टाइम में? केरोलस लिनियस के टाइम में। ठीक है, लेकिन यहाँ अभी जो है वर्तमान में चल रहा है उसके अनुसार से पूछ रहा है ना। ये जो ऑर्डर सजाए हम घटते हुए क्रम में सजाए हैं। सबसे पहले होता है जगत, उसके बाद होता है वर्ग, उसके बाद जो होता है आपका, है ना, गण होता है, उसके बाद जो होता है वंश होता है, उसके बाद जो होता है आपका क्या हो जाता है? जाति होता है। ठीक है, तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, है ना। सबसे ऊपर कौन है? पहले जगत है, उसके बाद संघ है, उसके बाद वर्ग है, उसके बाद गण है, उसके बाद वंश है, उसके बाद जाति है। तो देखिए, है ना, वर्ग वंश कहाँ है? निम्न क्वालिटी में आता है। कुल भी जो है निम्न क्वालिटी में आता है। गण भी जो है देखिए वर्ग के बाद आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, वर्ग जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन के अनुसार जो है यही होगा, है ना। ये ऑर्डर आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा काम का ऑर्डर है ये। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 95 नंबर प्रश्न का आप लोग जो है राइट आंसर दीजिए। क्या पूछा जा रहा है? तुलसी का गण क्या है? देखिए अभी गण के बारे में बताएं, वही पूछ लिया है ना। तुलसी का गण क्या है, यानी कौन सी गण में आता है ना। लेमियसी में, या लेमिएलीज में, या पोएलीज में, या स्पेंडिलीज में? क्या होगा राइट आंसर? देखिए तुलसी का गण जो है आप लोग याद रखिएगा लेमिएलीज है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर होगा इसके लिए, है ना। लेमिलिएज जो है इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। तुलसी का गण क्या है? लेमिलिएज है ना, ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, उसके बाद चलिए अगले प्रश्न का राइट आंसर दीजिए, है ना। 96 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। 96 नंबर प्रश्न में पूछा रहा है काइटिन है एक। काइटिन क्या है? अमीनो अम्ल है, या बहुसैकराइड है, या प्रोटीन है, या अल्पसैकराइड है? काइटिन क्या है? काइटिन क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, यह जो है बहुसैकराइड होता है। काइटिन क्या होता है? बहुसैकराइड होता है। और यह न काइटिन जो है कोशिक, है ना, काइटिन जो है ना, कवक जो होता है, कवक आपका, है ना, जिसको अंग्रेजी में फंजाई बोलते हैं, इसके कोशिका भित्ति में, मतलब कवक के, है ना, कोशिका भित्ति जो है ना काइटिन की बनी होती है। ठीक है, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। ठीक है, बात याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 96 नंबर प्रश्न का राइट आंसर देखे लिए। इसके बाद जो है 97 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। देखिए किट है एक, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। किट है एक, देखिए इसको अंग्रेजी में रस्ट बोला जाता है। किट को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? रस्ट। अब जो है आप लोग है ना राइट आंसर दीजिए, है ना। किट है एक, देखिए ऑप्शन में है ना बेसिडोमाइसिटीज, है ना। ऑप्शन बी में है एस्कोमाइसिटी, ऑप्शन सी में है फाइकोमाइसिटी, ऑप्शन डी में है अपवंक कवक। रस्ट क्या है? तो देखिए ये जो है ना, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। रस्ट जो है एक प्रकार का क्या है, जो है बेसिडोमाइसिटीज है। ठीक है, और जो ये आता है किस में आ जाता है? कवक में आता है ना, है ना। ये किस में आता है? कवक में आता है। कवक जगत जो होता है, कवक जो जगत होता है, यानी कि फंजाई किंगडम, अरे क्या हो रहा है,
ना, कवक जगत में जो है ये आता है, ठीक है। ठीक, बेसिडोमाइटिस किस में आता है, कवक जगत में आता है, और जो है ना कवक से होने वाला ही रोग है, ठीक है। धान एवं गेहूं में जो है रस्ट जो है ना नामक बीमारी होता है, ठीक है। चलिए, कवक से होने वाला बीमारी है ना, अगर आपसे पूछ दिया तो कवक किससे, रस्ट जो है किससे होने वाला बीमारी है, तो ध्यान दीजिएगा, है ना, कवक से होने वाला बीमारी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, और ये फसल में होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक। 98 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दीजिए, है ना। पूछा जा रहा है कौन एक जो है ब्रायोफाइटा नहीं है, यानी कि इनमें जो है आपका 3 ऑप्शन जो है ब्रायोफाइटा का दिया है, एक जो है अन्य का दिया है ना, तो राइट आंसर देना है, इनमें से कौन जो है ब्रायोफाइटा नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो इसका करेक्ट आंसर होगा ना, लाइकोस्पिडा जो है ब्रायोफाइटा नहीं है। बाकी बात हिपेटियोस्पिडा है ना, उसके बाद एंथ्रीसिटोटोपिसिडा, उसके बाद ब्रायोस्पिडा, है ना, जो ये तीनों जो है आपका क्या है, ये तीनों ब्रायोफाइटा के उदाहरण है ना, याद रखिएगा। और बाकी देखिए उदाहरण से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो है ना आप लोग जो है उदाहरण से ही है ना याद रखिएगा। ये जो है आपका टेरिडोफाइटा में आता है, याद रखिएगा, ये किस में आता है, टेरिडोफाइटा में आता है, ठीक है। ये किस में आता है, टेरिडोफाइटा में आता है, ठीक। तो ये बात है ना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाएं। चलिए 99 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दीजिए आप लोग। पूछा जा रहा है यह शैवालों के लाल रंग देता है, इनमें कौन सा जो है शैवालों को लाल रंग प्रदान करता है ना, तो उसका राइट आंसर दें आप सभी स्टूडेंट्स, इनमें कौन सा जो है ना शैवालों को लाल रंग प्रदान करता है। हरितलवक एक करता है, या फाइकोन साइनिन करता है, या फ्यूकोजेंथिन करता है, हरितलवक बी करता है। लाल शैवालों मतलब शैवालों को कौन सा जो है ना जो क्या करता है, लाल रंग प्रदान करता है। आप लोगों को लाल रंग का और भूरे रंग की सवाल के बारे में पढ़े होंगे ना, तिल रंग का सवाल पढ़े होंगे आप लोग, है ना, लाल सवाल, हरा सवाल और भूरा सवाल, ठीक है। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, है ना, फ्यूकोजेंथेसिस, सॉरी, इसका जो राइट आंसर होगा फाइको एरिथ्रिन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, सॉरी, फाइकोसाइनिन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और नहीं, फाइकोसाइनिन तो भूरा कलर से, भूरा जो होता है ना उसके कारण होता है ना, फाइकोसाइनिन के कारण भूरा होता है, और फाइकोजेंथिसिस के कारण भी है ना भूरा होता है, ठीक है। ये जो होता है आपका है ना, अब फाइको एरिथ्रिन के कारण होता है ना, यहाँ लिख दे रहे हैं फाइको एरिथ्रिन, ना फाइको एरिथ्रिन के कारण होता है ना, जो एक वर्ग होता है ना, जो एक वर्ग होता है किसका, रोडो राइसी, है ना, जो लाल शैवालों का वर्ग कहलाता है राडोराइसी का वर्ग कहलाता है, राइसी, ना क्या कहलाता है, रोडोराइसी वर्ग का में आता है ये ना, याद रखिएगा, ठीक है। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, फाइकोसाइनिन, ठीक है। फाइकोसाइनिन के कारण जो है ना शैवालों का रंग कैसा हो जाता है, तो लाल हो जाता है। और एक बात याद रखिएगा, एरिथ्रिन के कारण भी होता है, और
फाइकोसाइनिन के कारण भी होता है। ये दोनों ऑप्शन आप लोग है ना याद रखिएगा, फाइकोएरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन जो है इसका है ना याद रखिएगा। और वर्ग याद रखिएगा रोडोराइसी है ना, रोडोराइसी जो है वर्ग में आता है ना। कौन सा शैवाल? लाल शैवाल, ठीक है। अगर भूरे शैवाल की बात करें तो किस में आता है ना, तो वो होता है आपका फाइकोसाइनिन के कारण है ना, फाइकोजेंसी के है ना, उसके जो है वर्ग में आता है, ठीक है। और वो जो होता है भूरा किसके कारण होता है? वो होता है आपका फाइको फ्यूकोजेंथी के कारण होता है, ठीक है। भूरा जो होता है शैवाल ब्राउन कलर का, वो होता है आपका फ्यूकोजेंथिस के कारण होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए इस प्रश्न का अब जो है इस सेशन का लास्ट प्रश्न है और 7वां नंबर क्वेश्चन है, कौन एक लाल शैवाल है? देखिए यहाँ पे उदाहरण पूछ लिया है, वहाँ पे पूछ रहा है किसके कारण होता है, यहाँ पे पूछ रहा है किसके है ना, लाल शैवाल इनमें से कौन सा है, एग्जाम्पल पूछ रहा है। तो एग्जाम्पल को 100% है ना आप लोग जो है याद रखिएगा ना। कौन एक लाल शैवाल है, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। ऑलरेडी जो हम लोग है ना, तो आज हम लोग जो है कितने क्वेश्चन को कंप्लीट किए हैं? 2015 का है ना बायोलॉजी क्वेश्चन पेपर, ठीक है। बायोलॉजी क्वेश्चन पेपर जो है 100 क्वेश्चन जो है ना हम लोग देखे हैं, ठीक है। और ये 4 पार्ट में देखे हैं। तो अगर आप लोग वो क्लास नहीं किए हैं तो वो क्लास भी कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट्स। कौन एक लाल शैवाल है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट को राइट आंसर देना है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, जेलिडियम ना। जेलिडियम जो है इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद और भी ऑप्शन को याद रखिएगा, वो लिखा दे रहे हैं आप लोगों को है ना, ताकि आसानी हो आप लोगों को है ना। अगर ऑप्शन में दे दिया जाए तो जेलिडियम की जगह और कुछ पूछ दिया जाए तो फंसना नहीं है ना। ये सभी जो हैं अन्य ऑप्शन की जो बात करते हैं, अन्य ऑप्शन में है ना सब इसके सब ब्राउन कलर का जो होता है, भूरा कलर का जो शैवाल होता है उसका उदाहरण है, ठीक है। एक जेलिडियम ही है जो है ना लाल शैवाल में आता है। उसके बाद जो है और भी लाल शैवाल के उदाहरण देख लेते हैं। उस है ना आता है पोरफायरा, ठीक है। आता आपका पोरफायरा। लाल शैवाल में कौन सा आ जाता है? पोरफायरा, ठीक है। उसके बाद आ जाता आपका बैक्टीरियोस्पर्म, ठीक है, बैक्टीरियोस्पर्म। उसके बाद जो है ग्रेसिलेरिया, ग्रेसिलेरिया, ठीक है, ग्रेसिलेरिया। उसके बाद जो आता आपका है ना पॉलीसाइफोनिया, पॉलीसाइफोनिया, ठीक है, लिख लीजिएगा पॉलीसाइफोनिया, ठीक है। ना पॉलीसाइफोनिया जो है इसको लिख लीजिएगा ना। ये सारा का सारा जो है किस कॉलेरा, हाँ कॉलेरा तो ब्राउन कलर में आता है। तो ये सारा का सारा उदाहरण है आपका लाल शैवाल का। पोरफायरा है ना, ब्रैक्टोस्पर्म, ग्रेसिलेरिया, उसके बाद पॉलीसाइनोफोनिया जो है ना, ये जो है लाल शैवाल के उदाहरण हैं। तो एग्जाम्पल आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच। और है ना आप लोग जो है अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक को शेयर कर दीजिए। हमारे टेलीग्राम से जुड़िए पीडीएफ के लिए। हमारे मोड यहाँ पे है ना क्यूज भी किया जाता है।
उसके बाद जो है देखिए टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे है ना बहुत सारे क्वेश्चन अपडेट किए गए हैं, है ना, वहाँ से जुड़ जाइए और हम हमारे चैनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्यार भरा है ना आशीर्वाद दीजिए यूनिक क्लासेज को। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक बात ध्यान दीजिएगा, है ना, अब जो हम लोग करेंगे, है ना, 2015 की केमिस्ट्री क्वेश्चन पेपर करेंगे, ठीक है, 2015 की, है ना, केमिस्ट्री पेपर करने वाले हैं, तो सभी स्टूडेंट जो है ना उस क्लास को भी ज़रूर करने आइएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले सेशन में।